चलिए दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं मैट्रिक के जो मेन जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आज देखेंगे। और मैट्रिक में मतलब मैथ का जो सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। ठीक है। तो इस चैप्टर से लगभग 10 नंबर आता है एग्जाम में। ठीक है। तो अभी हम लोग इस चैप्टर से उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। तो हम लोग उसी सब क्वेश्चन को बनाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो मस्ट इम्पोर्टेंट होता है, MVVI होता है। आज हम लोग उसी सब क्वेश्चन को देखेंगे करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर ले, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ फायदा हो सके। ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 135 और 225 का मौसा ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 135 और 255 का मौसा ज्ञात करें। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोग 6, 7, 8, 9 तक हम लोग एक डिवाइड का फॉर्मूला पढ़े हैं जो इस तरह का होता है। ठीक है। इस तरह का होता है। सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए कि ये है, इसको बोला जाता है भाज्य। क्या बोला जाएगा? भाज्य। और इसको बोला जाता है भाजक, और इसको बोला जाता है भागफल। और ये लास्ट में जो कट जाता है इसको बोला जाता है शेषफल। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा? इतना समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए भाज्य। ठीक है। भाज्य ये होता है भाज्य, यानी इसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं भाज्य, और इसके इस साइड होता है इसको बोला जाता है भाजक, और इसको बोला जाता है भागफल, और इसको बोला जाता है शेषफल। अब मान लीजिए कि हम कोई डिवाइड बनाए। ठीक है। अगर हम कोई भाग बना रहे हैं। ठीक है। और बनाने के बाद अगर हमको उसको चेक करना हो कि जो हम बनाए हैं वह सही है या गलत, तो उसको चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला आता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है। ये चीज आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये तो हम इस पर रख कर चेक कर लेंगे। अब इसी फॉर्मूला को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा से हम इन दोनों का मौसा ज्ञात करेंगे। जैसे इसका हो जाएगा A बराबर B। ठीक है। A बराबर BQ प्लस R। यही जो है आपका विभाजन एल्गोरिथ्म का, इसी के अकॉर्डिंग विभाजन एल्गोरिथ्म को इस दोनों का हम क्या निकालेंगे? मौसा निकालेंगे, यानी इसी के हेल्प से हम ये दोनों का मौसा निकालेंगे। ठीक है। तो ये चीज पता हो गया कि ये चीज कहां से आया है, तो ये चीज यहीं से आया है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है। A का मान A हो जाएगा आपका भाज्य, B हो जाएगा भाजक, और Q जो है भागफल, R जो है शेषफल हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इतना समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात ये है कि ये वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने वाला है। ये वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने वाला है। तो इसे मिस मत करिए वीडियो को। ठीक है। इसको पूरा देखिए, अंत तक देखिए। चलिए, अब यहाँ पर हम इन दोनों का मौसा निकालेंगे। क्या क्या चीज है? 135 है और 255 है। दोनों में ज्यादा कौन है? 255 है। तो एक बात जान लीजिए, जो ज्यादा होता है उसमें कम से डिवाइड किया जाता है, यानी कम से उसमें भाग दिया जाता है। तो जो ज्यादा होगा उसको क्या मानेंगे? हम भाज्य मानेंगे, और जो कम होगा उसको भाजक मानेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये तो हम क्लियर कर लिए कि भाज्य किसको माने और भाजक किसको माने। ठीक है। तो जो ज्यादा है उसको हम क्या मानेंगे? भाज्य मानेंगे, और जो कम है उसको क्या मानेंगे? हम भाजक मानेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लेंगे, चलिए A बराबर 255, B बराबर 135, Q का मान हमें निकालना है और R का मान भी हमें निकालना है। और यह प्रोसेस कब तक जारी रहेगा? जब तक कि R का वैल्यू हमारा 0 नहीं आ जाता है। समझ में आया? यानी कब तक हटाएंगे? कि जब तक मेरा R का मान 0 नहीं आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, क्या है जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए के मान कितना है 255, अब बी का मान कितना है 135, और क्यू और आर का मान नहीं दिया हुआ है तो उसका मान हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि 135 से 255 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। 135 में 135 से 255 में भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, और 135 माइनस करेंगे 0, ठीक है 0, और यहां पर हो जाएगा कितना, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 जाएगा 2, और 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 120 होगा 100। चलिए अब यहाँ पर है जो मेरा क्यूटेंट कितना आया है 1 आ गया, और रिमाइंडर कितना आ गया जी 120। अब यहाँ पर आर का मान क्या हुआ, मेरा 0 नहीं आया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये काम खत्म नहीं होता है, इसके बाद आगे भी हम देखेंगे। अब क्या मानेंगे कि ए बराबर 135 मान लेंगे, ए बराबर 135, और अब यहाँ पर हाँ ए बराबर 135। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे, अब आर के मान तो मेरा आर का जो वैल्यू है मतलब 0 नहीं आया, तो इसलिए अब क्या करेंगे फिर से, अब फिर कटाएंगे इसको। ए बराबर 255, और सॉरी ए बराबर 255 नहीं, ए बराबर कितना आ जाएगा 135, और बी बराबर हो जाएगा 120, और मेरा क्यू का मान नहीं आया है, और आर का मान तो 0 भी नहीं किया है। ठीक है, तो फिर क्यू और आर का वैल्यू हम निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे कि 120 से 135 में भाग करेंगे। ठीक है, 120 में 135 से 120 से 135 में भाग करेंगे तो ये एक बार में जाएगा 120। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये हो जाएगा कितना, 3 में से 2 गया 1, यानी 15, 1 गया कर। यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर लिखेंगे फिर कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो गया बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर पहले हम डिवाइड कर लिए हैं, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा मेरा 135, ए का मान हो जाएगा 135, और बी का मान हो जाएगा 120, और क्यू जो हमारा है 1, और रिमाइंडर जो आया है 15। अभी भी मेरा जो है आर का मान 0 नहीं आया, इसलिए हम क्या करेंगे फिर इसको एक स्टेप आगे कर देख लेंगे, और लास्ट में अंत में आर का वैल्यू 0 आ ही जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आर नॉट इक्वल टू 0, यानी फिर मेरा ये जो है आर का मान 0 नहीं आया। अब फिर क्या करेंगे कि ए बराबर मान लेंगे 120, और बी बराबर मान लेंगे 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए बराबर, फिर यहाँ पर लिखेंगे फिर, ठीक है यानी फिर से। अब क्या करेंगे कि ए बराबर मान लेंगे कितना 120, और बी बराबर मान लेंगे 15, क्यू का मान नहीं निकला है, और आर का मान भी नहीं आया है अभी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फिर लिखेंगे, यहाँ पर ये बात रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारा आर का मान 0 नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के मान लेंगे 120, बी का मान हो गया 15, और ये क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या करेंगे कि 15 से इसमें डिवाइड करेंगे 120 में, 15 से 120 में भाग करेंगे तो 15 वाटे 120। ठीक है, 15 में 120 से भाग करके देख लो, 15 के टेबल में कितना बार में आता है 15 चौका 60, 60 120। ठीक है, यानी 15 वाटे 120। ठीक है, 8 बार में ये क्या हो गया कट गया, खत्म, कहानी खत्म। यानी अब आर का मान मेरा 0 आ जाएगा। ये हो गया 120, यानी 15 में 8 से गुना करेंगे तो 120 आ गया, और रिमाइंडर जो होगा मेरा 0 होगा। ठीक है, तो यानी कहने का अर्थ ये है कि आर का वैल्यू मेरा कितना आ गया, आर का जो वैल्यू है मेरा 0 आ गया। समझ में आया, यानी जब मेरा आर का मान 0 आ गया तो अब बात करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, यही ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर दोनों का मसा यानी HCF, यानी आप कहेंगे कि 135, और यहाँ पर एक ऐसे लिख सकते हैं, अतः
विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 और 255 का मस कितना कितना से कटा है 15 × 120 यानी 15, यानी दोनों का मस कितना आ गया 15 आ गया। तो यही इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड के एग्जाम में रिपीट करता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जितने बार रिवाइज कीजिएगा, जितने बार बनाइएगा, उतना जल्दी आप उस एग्जाम में आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी बुक का था, और इससे रिलेटेड और 4-5 क्वेश्चन डाल देते हैं जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उससे बार बार ट्राई करिए, बनाइए। ठीक है, जैसे में है, जैसे इसको ट्राई करिए अच्छा से ताकि बन जाए। 40, 52 और 1212 5 76। ठीक है, और दूसरा है 867 और 255, और तीसरा जो है 196 और कितना 38 डबल 2 और 0। ये सब क्वेश्चन को आप बढ़िया से बना लीजिए, रिपीट कर लीजिए। जितने बार बनाइएगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, और ये वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने वाला है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जितना चाहे उतना बार इसको रिवीजन कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, किसी भी तरह इस क्वेश्चन को एकदम मतलब याद कर जाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21 का HCF और एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें। समझ में आया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15, 21 का HCF और एलसीएम ज्ञात करें। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। HCF तो सबको आता होगा, ऐसा बात नहीं है कि HCF नहीं आता होगा। 12 ऐसे हो गया तो 3 हो गया, उसके बाद कितना बार में आएगा 4, उसके बाद कितना आएगा ये 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 2 हो जाएगा। ऐसे कर, ऐसे भी हो जाएगा। 12 का जो HCF अगर निकालेंगे हम 12 का, तो देख लीजिए 12 का पहले तो 2 से चल जाएगा 6 बार में, फिर 2 से चल जाएगा 3 बार में। तो 12 का गुणनखंड कितना कितना हो गया 12 का गुणनखंड, इसको हल लिखेंगे ऐसे, और उसके बाद लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो ये हो जाएगा 2/2/3। ठीक है, 2/2/3 हो गया। इसके बाद जो है 15 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यानी एक हो जाएगा कितना 15 का हो जाएगा 1 3 5 5 और 1, यानी 1 3 5 भी लिख सकते हैं, यानी 3 × 5 और × 1 ऐसे भी हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है 21 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 21 का हो जाएगा, 21 का देखो 21 कैसे हो जाएगा 3 7, उसके बाद 7 और 1। समझ में आया? 3 7 7 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 7 × 1। समझ में आया? ऐसे भी कर लो, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 में कितने कितने से भाग लग सकता है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या निकालना है HCF, और HCF कैसे निकलेगा, यानी वैसा चीज जो तीनों में शामिल हो उसको, उसी को हम HCF चूज करते हैं। तो ये देखो, ये है तुम्हारा HCF, ये है HCF। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 12 और 15 21 का HCF जो हुआ, यहाँ पर लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 12
15 और 21 का मौसा कितना आया जी? 3 आया। तो इसका एचसीएफ कितना गया? 3 आ गया। अब एलसीएम की बात कर रहा है, एलसीएम का बात कर रहा है। तो एलसीएम, जब एक बात बताइए, जब हमको नंबर पते हैं और एचसीएफ मिलिए गया तो हम क्या कर सकते हैं? कहने का अर्थ ये है कि हमें नंबर पता है, ये नंबर है और उसका एचसीएफ हमें मिलिए गया तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर है इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। यानी 12 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 21 अब आटा 3, 3 7 21, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 1260। देखिए ये 3 से कटा दिए, 3 7 21, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? पूरा मेरा 1260 आएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो एलसीएम मेरा कितना गया? 1260 और एचसीएफ कितना गया? 3। तो इसके अकॉर्डिंग और जो भी क्वेश्चन होगा आप बना लीजिए। जैसे में ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे में है 17 23 29, 17, 23 और 29, और दूसरा जो क्वेश्चन है 8 9 25, 8, 9 और 25। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एकदम, मस्ट भी आई। ये क्वेश्चन इसी में से ये रहे या ये रहे या ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा एकदम, हर एक सेट में क्वेश्चन रहता ही है। इसके बाद आगे चलेंगे अब। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिद्ध करे कि 2 नंबर, ये 3 नंबर है। सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो बउआ, ये क्वेश्चन हर एक सेट में रहता है, हर एक सेट में रहता है ये क्वेश्चन। सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या किया है, क्या दिया है कि मान लीजिए कि यह जो है एक आपका अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करना है कि यह अपरिमेय संख्या कैसे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम बना देंगे, लेकिन आप क्या कीजिएगा कि इसी क्वेश्चन पर √2 तो बता दिए, √3, √5, √7, √11, इस सब क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, आप अपने से इसी के अकॉर्डिंग बनाइएगा, और इसी में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, ना कि सवाल नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो इसका तुलना किससे करेंगे? परिमेय संख्या से करेंगे। समझ में आया? इसका तुलना किससे करेंगे? परिमेय संख्या से करेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे कि यदि हल, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर कि यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना लिख देंगे कि यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। बात सब वही रहेगा, इस नंबर के स्थान पर केवल ये सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। एकदम हर एक टाइप का इसमें क्वेश्चन बता देंगे, ताकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जब हम इसको मान लिए कि यह एक परिमेय संख्या है, तो इसका तुलना परिमेय संख्या से करेंगे, और हम जानते हैं कि ये P/Q क्या है, हमारा परिमेय संख्या का परिमेय संख्या P/Q, यानी जो परिमेय संख्या है, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में रहता है तो हमें उसको हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। तो इससे इसका तुलना करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हो गया √2 बराबर P/Q। इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। √2 = P/Q, इसलिए √2 = P/Q, यानी इसका तुलना इससे करा दिया, परिमेय संख्या से करा दिए। अब क्या करेंगे? लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर।
तो करेंगे दोनों तरफ, तो √2 हो गया स्क्वायर, ये हो गया p बटा क्यू, ये भी कैची में हो गया स्क्वायर में हो गया। ठीक है, अब यहाँ है रूट हो गया। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में स्क्वायर रूट पढ़ाए थे। चलिए अब यहाँ पर ये रूट हो गया, तो ये जो रूट है स्क्वायर से रूट जो होगा आपका हट जाएगा, तो यहाँ पर केवल बच जाएगा 2। समझ में आया, यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 2। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया आपका p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल टू p स्क्वायर, और ये जो है क्यू स्क्वायर इसको हम क्यू बाई क्यू करेंगे, बात सेम वही आ रहा है, यानी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2q, ठीक है, इधर एगो मल्टीप्लाई में है, सॉरी भाग में है, तो ये कहाँ आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में। अब ये हो गया p स्क्वायर बाई क्यू, कहानी खत्म, यहीं से कहानी खत्म, जो लाना था वो हमारा आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर करेंगे कुछ नहीं, अब लिखेंगे कि अब यहाँ पर लिखेंगे हम कि यहाँ पर लिखेंगे कि p स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न संख्या है या परिमेय संख्या है। बात क्लियर है, p स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न संख्या है। ठीक है, भिन्न संख्या मान लो या पूर्णांक मान लो, सॉरी पूर्णांक बोल रहा है, पूर्णांक तो ये होगा, यानी इसको परिमेय संख्या मान लो। p स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है, जबकि 2q एक पूर्णांक है, बात खत्म। अब लिखेंगे अतः, अब लिखेंगे अतः यह हमारे मान्यता से विपरीत है, अतः यह हमारे मान्यता से विपरीत है, यह हमारे मान्यता से विपरीत है, इसलिए √2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आया, तो इतना जब आप बना दीजिएगा तो ये जो क्वेश्चन होता है आपका या तो 3 नंबर का पूछेगा और नहीं तो 5 नंबर का पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, इसलिए इसको भी आप याद कर लीजिए किसी भी तरह। ठीक है, तो इसके आधार पर आप बना लीजिएगा √3, √5, √7, √11, ये सब क्वेश्चन आप बार बार रिपीट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आए तो आप इसे आसानी से बना लीजिए। चलिए देखिए इधर, अब सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी अलग है, यानी कह रहा है कि सिद्ध करें कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या, तो सब कुछ वही करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। जैसे में देखिए यहाँ पर, यहाँ पहले लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि 3√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है जी, परिमेय, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी इसको परिमेय संख्या से हम तुलना कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए 3√5 इक्वल टू p बटा क्यू। ठीक है, p बटा क्यू, ये p बटा क्यू हो गया। अब हो जाएगा यहाँ पर, इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या में होगा, भाग में होगा, इसलिए √5, चूंकि 3√5 इक्वल टू p बटा क्यू, और ये जो है हमारा 3q हो जाएगा, यहाँ पर 3q, कहानी खत्म, फिर कहानी खत्म, यानी 3q हो गया, बात खत्म। अब हो गया ये, अब यहाँ पर लिखेंगे कि p अपॉन 3q एक भिन्न संख्या है या परिमेय संख्या है। p बटा 3q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक पूर्णांक मान लो या अपरिमेय संख्या मान लो। ठीक है, p बटा 3q एक परिमेय संख्या है, जबकि
ये एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः अब यहाँ लिखेंगे कि अतः यह हमारी मान्यता से विपरीत है। क्या है? विपरीत है। ठीक है, यह हमारी मान्यता से विपरीत है, इसलिए 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जितना बार ट्राई कर सकते हैं करिए, याद कीजिए किसी भी तरह, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम 100% है कि आएगा ही तो आएगा। चलिए, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध करना है कि सिद्ध करे कि क्या है? सिद्ध करे कि 6 + √2 एक अपरिमेय ठीक है, सिद्ध करे कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर सब वही कुछ लिखेंगे, हल लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, उससे फिर कंपेरिजन कराएंगे परिमेय संख्या से, इसलिए 6 + √2 = p/q। ठीक है, अब हो जाएगा 2 = p/q -6। अब यहाँ बात क्लियर, यहीं पर कहानी खत्म। ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या, तो इसलिए यह हमारी मान्यता से विपरीत है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, बात खत्म। अब यहाँ पर देखिए, लिखेंगे कि क्या है, p/q -6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, अतः यह हमारी मान्यता से विपरीत है, यानी उल्टा, विपरीत है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन था एकदम मस्त इंपॉर्टेंट था। जितना क्वेश्चन बता है आप बार बार इसको ट्राई कीजिए, और इसी में से 1-2 क्वेश्चन रह सकता है आपके एग्जाम में, और इससे ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है। तो ठीक है, तो आप इस जो भी क्वेश्चन बता है पूरा बढ़िया से रिवीजन करिए, हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बता देते हैं। अब फिर आज हम लोग वास्तविक संख्या पढ़े, उसके बाद पहले बहुपद पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसी की तरह, यानी कम समय में पूरा क्वेश्चन हम जान लेंगे कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर इस वीडियो को स्किप करते हैं, और अभी तक आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट करें, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है।